50,000 में से कितना मतलब राशि ये तो आपने दिया है? बस आप खुद जवाब दे रहे हैं इसमें से। मैं बोल रहा हूं ना, आपका जवाब लेकिन निर्णय उसमें ऐसा है ना। मेरी बात सुनो भैया, आप उसमें आप क्या बोलोगे कि 1496 में आप 50,000 का गुणा कर दोगे, बोलोगे इतना नहीं आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं इसलिए समय बता रहा हूं आपको। मेरा आपसे कहना यह है कि इसमें 3 तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं माननीय सभापति महोदय। 5 लोगों को 10,000 के हिसाब से, 415 लोगों को 25,000 के हिसाब से और 929 लोगों को 50,000 के हिसाब से यह राशि दी गई है, इसलिए यह 5,64,00,000 है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा मेरा सवाल है सिंपल सा कि इसमें से कितना राशि अभी तक आपने भुगतान किया है या नहीं किया है? बस किया है या नहीं किया है, इतनी राशि बस बता दें। तो बता दिया आपको, वो तो बता दिया आपको कि 5,64,00,000 रुपए दिया जा चुका है और इनको 49,34,00,000 रुपया और दिया जाना है। और दिया जाना शेष? हाँ भाई, हाँ 49,34,50,000। लेकिन आपने जो मुझे उत्तर दिया माननीय मंत्री जी कि 49,39,50,000 रुपए की राशि को में से सिर्फ अभी तक 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों को 5 लाख की राशि ही मैं अभी तक वितरण हुआ है। 49,50,000 में से मात्र 5 लाख की राशि ने अभी तक आपने वितरण किया है। किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया? ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। उत्तर मैंने उत्तर जो आपने दिया है, उत्तर में जाओ, इसीलिए आपको संशोधित भेजा है मैंने। नहीं, उसी संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूं मैं। कहां संशोधित वाला पढ़ रहे हैं? संशोधित में पढ़ रहा हूं मैं। आप पढ़कर देखिए भैया उसको, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों के पद के विरुद्ध घोषित इनाम राशि 49,39,50,000 रुपए से में से 2 आत्मसमर्पण इनामी नक्सलियों को 5,000 रुपए की इनामी राशि का भुगतान किया गया है। ये जो 3 साल बारे पूरे हो गए उनका है भाई। आपके प्रश्नावधि, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें। आपकी प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं भाई। आप समझो मेरी बात को, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं। इस बरस में जिन्होंने पुनर्वास किया है इनको दिया जाएगा। मैंने प्रश्न में आपको लिया था 2023 से लेकर वर्तमान समय तक जानकारी। 2023 से वर्तमान समय तक क्या 3 साल पूरा हो गया? आप समझो ना मेरी बात को। तो आप इसमें क्यों लिखा? अरे भाई, जवाब देना था इसमें 3 साल। आप अपना कृपया प्रश्न समझ लीजिए, फिर बताइएगा मेरे को। चलिए ठीक है, मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूं। जो आपने 49,03,50,000 जो राशि नहीं वितरण करना बता रहे हैं, उसको कब तक देंगे और उसको देने का प्रक्रिया क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही बताया, खैर इसके देने की प्रक्रिया यही है। इस पर जांच की प्रक्रियाएं होती हैं। जो लोग पुनर्वास करते हैं उनके जिला स्तर पर एक समिति होती है, प्रदेश स्तर पर समिति होती है। वर्तमान में 92 प्रकरण ऐसे हैं जिनको प्रदेश स्तर की समिति से भी अनुशंसा की जा चुकी है। उनकी राशि तैयार है, इनको हम राशि देंगे। बैंक से ये 3 बरस बाद निकाल पाएंगे। श्रीमती अनिला भेड़िया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो आत्मसमर्पण जो नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको रैंकवार जो उनका पद वहां पे जो होता है, उसको पदवार कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? और अगर वो बंदूक लेकर आते हैं और अन्य जो हथियार लेकर आते हैं तो उनमें कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? बस इतना अंतिम। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवार पुनर्वास नीति क्या है। तो ये नक्सलवार पुनर्वास नीति जो जारी हो चुकी है पहली, वही नीति है। उसके अंतर्गत ये है कि उनका स्वयं का जितना जितना राशि है और उनके ऊपर उनके हथियारों के साथ जो राशि दी जाती है, यह भी उसमें उल्लेखित है। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं कुछ बढ़ देता हूं। सीसीएम को 40 लाख रुपए, एसजेडसीएम को 25 लाख रुपए, पीसीएम को 8 लाख रुपए, बटालियन सदस्य को 8 लाख रुपए, डीबीसीएम को 8 लाख, ये सारा उसमें है। वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसको आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं। कहेंगे तो पढ़ूंगा पूरा भाई, जैसा आप बताएं। श्रीमती अनिला। माननीय सभापति माननीय मंत्री जी से मैं यही चाहता हूं कि जो वर्तमान समय में जो बस्तर में जो मुख्य धारा में जुड़कर जो आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ऐसे बहुत से जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं जिनकी पीड़ा है वर्तमान समय में, वो रहने के लिए उनको आवास नहीं है, प्लस दूसरी चीज थोड़ा सा वो एक अपना नया जीवन शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द वो राशि उन्हें मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे जो विश्वास करता है उनको आगे वो बढ़े का विषय है, इस पर मैं राजनीतिक विषय नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात दूसरे तरफ जाएगी। इस बात की चिंता जवाब आया है, सरकार कर रही है, सरकार ने नहीं किया। इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए। आगे बढ़ाना नहीं है उस बात को। माननीय सभापति महोदय, मैंने आईटीआई के प्राचार्य और प्रशिक्षण अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं, ये पहला का क्वेश्चन किया था और दूसरा खा क्वेश्चन को आपने काट दिया गया है, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन
स्किल इंग्लिश लैंग्वेज व हिंदी भाषा के प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रमोशन चैनल में शामिल करते हुए पदोन्नति कब देंगे? वो क्वेश्चन को आपने काट दिया है और इसमें सिर्फ तो इसमें आप इन अधिकारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई और इसमें भर्ती कब तक किया जाएगा? पदोन्नति प्लस भर्ती कब तक किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, जो क्वेश्चन मेरे पास आया है और जो इसमें कटा है वो वहीं से कटा है, मैंने नहीं काटा है। और रही बात जिनकी बात आप कर रहे हैं प्राचार्य की और प्रशिक्षण अधीक्षक की, तो दोनों का जो प्राचार्य का है आपको जो कोर्ट में लंबित था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं प्रमोशन रुका हुआ था, अब वो उसका उच्च न्यायालय से आदेश आ गया है तो सही समय में उसमें कार्रवाई की जाएगी। और अधीक्षक कन का भी है, उसमें भी उसी प्रकार से था, तो उसका भी निर्णय समय आने पे लिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, तो ये वहाँ कहाँ से कट गया है क्वेश्चन? रास्ता उबड़ खाबड़ रही से मंत्री जी, रास्ता उबड़ खाबड़ रही से गिर गए। तो ऐसा कितना केंद्र है हमारे प्रदेश में कि 209 पद रिक्त है प्रशिक्षण अधीक्षक के और प्राचार्य वर्ग का 64 लिखे हैं, पर आप एक नया उसमें दिए हैं 69 पद रिक्त है करके। तो ये आप इस तरह के पद रिक्त रहेंगे तो आप यहाँ प्रदेश में बोल रहे हैं बेरोजगारी खत्म करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? आपके पास प्रशिक्षण अधिकारी नहीं रहेगा तो माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगी कि ये कब तक इसमें आप इसके लिए आपको प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं थी, उमेश बाबू बता देते कब पद को कब तक भरेंगे ताकि हमारे बेरोजगार युवा यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योगों में काम करें। नहीं तो आपके छत्तीसगढ़ में बाहर के ही प्रशिक्षक आके रोजगार, बाहर से ही लोग रोजगार यहाँ करेंगे और हमारे लोग बेरोजगार होते जाएंगे। तो आप कब तक वो बाहर मत का राज्यसभा चुनाव हो फिर 3 जन आ जाए बाहर से, समझ गए? बाहर कबे थे आते का बाहर से। माननीय सभापति महोदय, इसमें निश्चित ही बहुत सारे पद रिक्त हैं और माननीय वरिष्ठ सदस्य ने बहुत गंभीर चिंता की है और इसमें समय समय पे इस पर भर्ती की जाती है। और अभी जितने भी हमारे ITIs हैं सभी जगह हमारे मेहमान प्राध्यापक हैं या फिर हमारे संविदा प्रशिक्षण है, जिसके माध्यम से सुचारू रूप से सभी ITI संचालित हैं और हमारे साथियों को सभी को प्रशिक्षण मिल रहा है। और निश्चित ही इसमें भर्ती की समय अवधि बता पाना भी संभव नहीं है, लेकिन समय पे सभी चीजें की जाएंगी। श्री उमेश पटेल। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कोर्ट से केस लगभग खत्म हो गया है, वो उसका डिसीजन आ गया है, तो अब भर्तियां होंगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये प्राचार्य के लिए कितने प्रतिशत पद प्रमोशन के हैं और कितनी सीधी भर्ती की है, पहला। दूसरा प्रश्न सभापति महोदय ये है कि अगर इतने प्रशिक्षक अगर अभी उपस्थित नहीं है तो मेहमान प्रशिक्षकों से आप काम करा रहे होंगे। अभी जो इस साल आपने मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती की होगी उसमें कितने मूल निवासी छत्तीसगढ़ के हैं और कितने बाहरी हैं, इतना बता दीजिए। अभी हमने भर्ती नहीं की है, लेकिन जो प्राचार्य का है जो 6 पद में से 5 रिक्त हैं और इसके लिए जो मैंने बताया कि उच्च न्यायालय का डिसीजन है जिसमें कार्यवाही अभी चल रही है, जिसके माध्यम से होगी। और रही बात आपने जो अभी भर्ती की बात की, तो अभी भर्ती हम लोगों ने नहीं किया है। प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। प्राचार्य का पद आप सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों से करते होंगे जी, तो कितना प्रतिशत उसमें सीधी भर्ती है और कितना प्रतिशत प्रमोशन का है? क्योंकि जो कोर्ट में लगा है वो प्रमोशन का लगा है, सीधी भर्ती का तो अटका नहीं है। तो सीधी भर्ती के पोस्ट तो अपन भर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई रुकावट है नहीं। प्राचार्य वर्ग 1 के पदों के लिए 25% पद हम सीधी भर्ती करते हैं और 75% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। तो निश्चित ही इसका समय बताना संभव नहीं है। श्रीमती शकुंतला सिंह। भर्ती का तो एक सेकंड, सीधी भर्ती जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो कोर्ट में लंबित है उसका हम मान गए, चलिए कोर्ट में लंबित। माननीय सभापति महोदय, मैं कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित
शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों ITI आदि की संख्या कितनी है तथा उसमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? मौका दे दीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। प्रश्न का उत्तर नहीं आया सभापति महोदय जी, जवाब तो देने दीजिए। सभापति महोदय जवाब तो आने दीजिए। हम कंप्लीट हुए नहीं है। माननीय सभापति मंत्री जी जवाब देंगे। संरक्षण जवाब तो आने दीजिए माननीय सभापति महोदय जी, संरक्षण जवाब दीजिए मंत्री जी, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जवाब आने दीजिए। जवाब आया है, एक बार और दे दीजिए। फिर से एक बार मंत्री जी एक बार जवाब दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय माननीय कौशल मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों ITI आदि की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? शकुंतला जी एक बार बैठ जाइए। बहुत ही सिंपल। आप एक था कि प्रमोशन के पद जो 25% आप सीधी भर्ती कर रहे हैं, अरे अब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, फिर रिवर्ट कैसे कोई होगी रोक माननीय तो है अध्यक्ष नहीं। महोदय? तो उस पे क्यों भर्ती अब नहीं तो कर रहे हैं? प्रोसीडिंग दूसरा आगे मेहमान बढ़ा दिया आपने, फिर रिवर्ट हो रहा मेहमान है। प्रशिक्षणों का जो आप भर्ती करने वाले हैं या हो चुका होगा, उसमें कितने मूल निवासी हैं? ये दो को उत्तर दे दीजिए। मैंने बताया कि हम अभी भर्ती नहीं किए हैं और हमने बताया कि अभी जब भर्ती करेंगे तो उसमें हो बताएंगे। और रही बात जो प्रमोशन वाली है उसका मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कोई बात ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, रोक नहीं है, उसको क्यों नहीं कर रहे मैंने हैं? बताया कि समय अवधि बता पाना अभी संभव नहीं समय है। अवधि श्रीमती आप सकुंतला समय आप अवधि करते बताइए, लेकिन बाहर से मेहमान लाएंगे कि मूल निवासी को दिया जाएगा मौका, ये बता आप कर नहीं दीजिए। रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें प्रक्रिया से होती है, नियम इतना बता दीजिए कि बाहर से लाया जाएगा कि मूल निवासी को मौका दिया जाएगा। है नहीं, 2 साल हो गए आपको मंत्री बने कौशल शासन मंत्री आए हुए। कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? मैंने माननीय सभापति महोदय, मैंने सदस्य को पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 2 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित है एवं अशासकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संचालित नहीं है। संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में व्यवसाय व प्रशिक्षणार्थियों को छात्रों को नामांकन संबंधी जानकारी संलग्न पत्र आ में है, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है, जिसमें हमारे ITI प्रतापपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 2 यूनिट हैं, जिसमें प्रशिक्षणार्थी छात्रों की नामांकन संख्या 47 है, महिलाओं की संख्या 21 है, पुरुष की संख्या 26 है। ये पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है, जिसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। वेल्डर के लिए भी 2 है, जिसमें 31, और टोटल अगर हम करें तो स्वीकृत यूनिट 6 और 118 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें 50 महिलाएं हैं और 68 पुरुष हैं। और ITI वाड्रफ नगर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, उसमें भी 2 यूनिट है, जिसमें 48 है और महिलाएं 27 और 21, और इलेक्ट्रीशियन में भी 2 यूनिट है, जिसमें 39 हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, जिसमें 21 महिलाएं हैं, 18 पुरुष हैं। फिटर में भी 2 यूनिट है, जिसमें 38 और 26 महिलाएं और 12 पुरुष। मैकेनिक डीजल में भी 2 48 प्रशिक्षणार्थी हैं, जिसमें 9 महिलाएं और 39 पुरुष हैं। टोटल 8 यूनिट में 173 प्रशिक्षणार्थी हैं और 83 महिलाएं हैं और 90 पुरुष हैं। मंत्री महोदय जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विगत 3 वर्षों में कौन कौन सी योजनाएं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं तथा उनमें से कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही प्रशिक्षण हम अपने बच्चों को देते रहते हैं और करियर मार्गदर्शन और कौशल करते रहते हैं, जिसमें हम लोग प्लेसमेंट कैंप भी करते हैं, रोजगार मेला का भी आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे युवा साथियों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलते रहता है। अभी प्रदेश स्तरीय भी हुआ और हमारे अंबिकापुर में भी किया गया है, जिसमें अंबिकापुर संभाग का मैं बता देता हूं, जिसमें सरगुजा संभाग का उनको बता देता हूं कि प्लेसमेंट कैंप की उपस्थिति नियोजकों की संख्या रही 29, जिसमें प्लेसमेंट कैंप में कुल रिक्तियां की संख्या थी 4562, जिसमें प्लेसमेंट कैंप में साक्षात्कार के लिए आए 3664 और प्लेसमेंट कैंप में प्राप्त कुल रिक्तियां में से जो चयनित हुए तो 818 हमारे युवा साथियों का वहां सरगुजा संभाग में सिलेक्शन हुआ है।
मंत्री महोदय, मेरे पास एक सूची उपलब्ध है जिसमें तकनीकी में पूरा निरंक दिया गया है, सूरजपुर जिले में हमारे विधानसभा क्षेत्र से, और आपका बलरामपुर जिले में भी। तो मेरा ये आग्रह है कि जो आप ये रोजगार मेला लगवाते हैं, इसे आप विकास खंड स्तर पे लगवाएंगे क्या, और क्या इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा इस रोजगार मेले में भाग नहीं ले पा रहे हैं। निश्चित ही अभी सरगुजा संभाग में 17/6 को ही 17/2/2026 को ही ये हम आयोजित किए थे रोजगार मेला, और निश्चित ही आने वाले समय में जो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको ध्यान में रखते हुए उनके विधानसभा में भी इसको हम प्रयास करेंगे कि हो और युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन कर आगे बढ़ने का अवसर मिले। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये रोजगार वाला जो रोजगार मेला है, आप मुख्यमंत्री कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल योजना, इसे हमारे विकासखंड स्तर पे आप चलाएंगे क्या? सभापति महोदय, मैंने कहा ही कि माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको विशेष ध्यान देंगे और उसको दिखवाएंगे ताकि उनकी चिंता दूर हो। श्री अजय चंद्राकर। और 7वां प्रश्न आ गया क्या? मेरा प्रश्न छोटा सा है। अरे मेरा तो अभी पूछा ही नहीं हो गया, तो खड़े होना तो मूल प्रश्नकर्ता को होने दो। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, समय कम है, बहुत सीधा प्रश्न करिए ना। मैं कहारा के सेटअप के बारे में मैंने पूछा है, तो उसमें एक प्रश्न है, सेटअप जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का एक स्टैंडर्ड है। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस स्टैंडर्ड के तहत मैं कहारा का सेटअप बनाया है कि इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो स्टैंडर्ड है स्टेट का तो वो क्या है ये बता दे मुझको, और उसके तहत उस स्टैंडर्ड के तहत मैं कहारा का स्वीकृत है कि अस्वीकृत है ये बता दे एक संक्षिप्त में, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, फिर सुनील जी करें। प्रश्न जल्दी जल्दी करे, उत्तर भी जल्दी जल्दी, तब होगा। माननीय सभापति महोदय, अब इन 2 सालों में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद न तो मेकाहारा मैंने कोई स्टैंडर्ड बनाया है, ना उसको किया है, और इससे पहले अन्य माननीय सदस्य भी मंत्रिमंडल में रहे, और ये मेकाहारा का जो सुनिए तो नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई नया तो बना नहीं है, तो जो भी सेटअप है स्टैंडर्ड के अनुसार है। हमारी 230 सीटें चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, एक लाइन कहे, मैंने पूछा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड में बना है कि आपका राज्य का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो है तो मैं कहारा का किस आधार पर बना है, उसी आधार पर बना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के आधार पर बना? माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं आजकल एनएमसी के ही गाइडलाइन से चलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से चलते हैं, और हमारे राज्य में भी उसी के तहत संचालित होते हैं। मैं कहारा का उसी के हिसाब से बना है क्या? निश्चित रूप से उसी के हिसाब से बना है, तभी तो चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उसके हिसाब से बना है तो आप, मेरा यह कहना है कि उसके हिसाब से नहीं बना, आप जांच करवाएंगे क्या? उसे जो आप मापदंड बनाइए, एनएमसी के हिसाब से इतने पद होंगे और इतने पद हैं, भरे हैं या नहीं भरे हैं वो अलग विषय है, आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत है इसकी जांच कराएंगे क्या, या मैं प्रमाण देता हूं आपको? वो लागू नहीं है बोल रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं हमारी ये असत्य है कि आप एनएमसी के हिसाब से बना है बोल रहे हैं। एनएमसी के हिसाब से नहीं रहेगी तो नहीं बना, इनके या मेरे कहने से नहीं है। चलिए, आप यदि उसी में है तो समय कम है, मैं दूसरी बात बोल देता हूं जिसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मशीनों की जानकारी अधूरी दी गई, इसमें जो जानकारी दी गई है और पिछले सत्र में जो जानकारी दी गई थी, दोनों पेपर मेरे पास हैं। जो पेट स्कैन और गामा कैमरा के बारे में आज जो जानकारी दी गई है उसमें बिल्कुल उल्लेख नहीं है, और पिछले पत्र में इन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। तो चूंकि अधूरी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ लिखा पढ़ी करूं, उससे पहले इसको दूसरे दिन के लिए चर्चा में आप शिफ्ट कर दें। माननीय, तो आप कौन सी जानकारी सही है? ये साबित हो रही दोनों पेपर विधानसभा के ही है, दोनों पेपर विधानसभा के। माननीय सभापति महोदय, ये दोनों ही इनको उत्तर दिया गया है, दोनों ही ठीक है। कारण ये है कि पहले जो जवाब दिया गया था उसमें पेट स्कैन और जो गामा कैमरा है उसका जिक्र हमारे सेटअप में शामिल करके दिखाया गया,
परंतु उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, मैंने पहले ही बताया था। और जांच के बाद ये बात स्पष्ट हो रहा है कि वो उसकी माननीय सभापति, बोलने दीजिए, माननीय मंत्री जी प्लीज। उसकी वित्तीय स्वीकृति ली ही नहीं गई माननीय, और जब उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है तो कायदे से हमारे सेटअप में भी शामिल नहीं है, लेकिन हम प्रक्रियाओं के तहत उसको लेने का प्रयास वित्त से बातचीत करके, माननीय सभापति महोदय, जो सचिव स्तर की बातचीत करके कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दोनों उत्तर मेरे पास हैं। आप यदि इसके सेटअप में शामिल नहीं है वो दोनों मशीन, ये इनका कहना है, तो वो मशीन कहां है, किसकी है, ये बता दें। फिर यदि उसका उल्लेख कर रहे हैं, मैं तो उसका उल्लेख नहीं किया, मैंने तो कहा उसकी जानकारी नहीं दी गई है। पूरक जानकारी उन्होंने दी कि वो मशीन सेटअप में नहीं है, तो मशीन है कहां पर, रखी कहां पर है, किसकी है, उसमें बात कर लें, उसमें बता दें क्या स्थिति है उसकी। फिर यदि वो उल्लेख कर रहे हैं तो हवा में रखी है कि पाताल में है कि समुद्र में, वो मशीन कहां है और किसकी है, ये बता दें। फिर माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी जांच चल रही है, उसकी वित्तीय जांच अलग विषय है, वो मशीन कहां है और किसकी है आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसने जो भी हुआ ये बताइए। क्यों जांच करवा रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो क्यों जांच करवा रहे हैं, इसको बताइए। वो मशीन किसकी है, कहां है, इसलिए जांच करा रहे हैं कि उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और वो वित्तीय नियमों के खिलाफ उसकी खरीदी की गई है। आप बोलिए तो हम जांच करा देते हैं उसकी। माननीय सभापति महोदय, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आप ही ने कहा कि वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रश्न में जानकारी नहीं दी। तो वो किसके रिकॉर्ड में, वो मशीन है कहां, किसकी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप जांच क्यों करवा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप ही ने कहा मेरे रिकॉर्ड में नहीं है वो जमीन। देखिए, वो हमारे रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, वो रखा हुआ है मेका हरम में, लेकिन उस समय वित्तीय नियमों के पालन किए बिना उसकी खरीदी की गई और वो मशीन बड़े राशि का था, 20 करोड़ से ऊपर का, उसमें बिना वित्तीय। अरे वो सब डिटेल में उसकी नहीं जाना चाह, वो किसके रिकॉर्ड में है तो ये बताइए ना आप। जब उसका उसी का कर रहे हैं, किसकी मशीन है वो, स्वास्थ्य विभाग में किसकी मशीन है, जांच अलग विषय है, वो मशीन किसकी है वो अलग विषय है। मैं वो मशीन किसकी है ये पूछ रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसकी मशीन है, जांच का विषय बाद में। वो इसलिए रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि अधिकृत रूप से उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मशीन रिकॉर्ड में नहीं है, थोड़ा सा समय बचा है, रिकॉर्ड में नहीं है, मैं हराम क्यों रखा है वो, अरे किसकी मशीन है, क्या है। देखिए, वो जब उस मशीन को खरीदा गया तो बाद में पता चला कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, नियमों के खिलाफ। अभी लावारिस है, कोई भी उठा सकता है, जांच कब तक करेंगे, इसका कोई वारिस नहीं है, कोई भी उठा सकता है उसको जल्द ही जांच करके। और हम एक कोशिश माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, बस थोड़ा सा समय बचा है, अवसर दे दें। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, इधर से। हाँ जी सभापति महोदय जी, वो कौन सा समय है जब बिना स्वीकृति के, वित्तीय स्वीकृति के खरीद लिया गया है, यही बता दो तो अब हम लोग समझ जाएंगे इधर के है कि उधर का है। अब चूंकि अब नहीं बोल रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस समय का है ये, पूर्व के समय का है। हाँ। और उसका समय मैं बाद में आपको बता दूंगा, निश्चित डेट मुझे याद नहीं है। ऐसा तो नहीं कि प्रश्नकर्ता के समय का ही है। इसीलिए तो जांच कहा था, चुप बैठ गया हो, इसीलिए बोले आप कहो तो जांच करा देंगे तो चुप बैठ गया हो। आगे प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, तुम हो गए सुकुरदुम। प्रश्नकाल समाप्त। मेरे साथ